नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को घोषित किया अपना उम्मीदवार। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए होना है मतदान। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जर्जर विद्यालयों के कायाकल्प की प्रक्रिया शुरू। क्षतिग्रस्त स्कूलों को ए, बी, सी और डी श्रेणी में बांटा गया। सी श्रेणी में चिन्हित 4 जनपदों के 10 विद्यालयों की मरम्मत और निर्माण के लिए 14 करोड़ 39 लाख रुपए स्वीकृत। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज से 22 अगस्त तक कई जिलों के लिए भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की जताई संभावना। येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे हम हमारे देश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यह चुनाव 9 सितंबर को होगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद यह ऐलान किया है। वहीं प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में सीपी राधाकृष्णन ने अपनी लगन, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने हमेशा सामुदायिक सेवा और वंचितों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर व्यापक कार्य किया है। मुझे खुशी है कि एनडीए परिवार ने उन्हें हमारे गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि सीपी राधाकृष्णन इस समय महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल हैं। उन्होंने यह पद 31 जुलाई 2024 को संभाला था। इससे पहले वह फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। मार्च से जुलाई 2024 के बीच उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। लंबे समय से भाजपा से जुड़े राधाकृष्णन कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सांसद चुने गए थे। इसके अलावा वह भाजपा तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने पहले ही उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया था। 9 सितंबर को मतदान और उसी दिन मतगणना होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है और उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जर्जर विद्यालयों के कायाकल्प की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग ने क्षतिग्रस्त स्कूलों को ए, बी, सी और डी श्रेणी में बांटा है। सी श्रेणी में चिन्हित 4 जनपदों टिहरी, देहरादून, उधम सिंह नगर और पौड़ी के 10 विद्यालयों में मरम्मत और निर्माण कार्यों के लिए 14 करोड़ 39 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। टिहरी जनपद के 4 स्कूलों के लिए करीब 9 करोड़ 24 लाख, देहरादून जिले के लिए 3 करोड़, उधम सिंह नगर के 3 विद्यालयों के लिए 1 करोड़ 70 लाख और पौड़ी के 1 विद्यालय के लिए 43 लाख की राशि आवंटित हुई है। इसके अलावा डी श्रेणी में चिन्हित हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल के 6 पूर्णतः क्षतिग्रस्त विद्यालयों के लिए भी कार्यदायी संस्था नामित कर दी गई है। इन स्कूलों में भवन निर्माण, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कक्षाओं का निर्माण और मरम्मत के साथ एमडीएम किचन और शौचालय निर्माण भी शामिल है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी क्षतिग्रस्त विद्यालयों का कायाकल्प कर रही है ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। 30 करोड़ रुपये आपदा के मद से स्कूलों को दिए हैं और हमारे राज्य में जितने भी स्कूल हैं आपदा से ग्रस्त हैं या उनके पुस्ते टूटे हैं या वहाँ पानी टपक रहा है, जहाँ भी होगा पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा सभी स्कूलों को दिया जाएगा और मैंने सारे डीएम्स को भी कहा है, सीओ को भी कहा है कि जल्दी वो हमको जो है उसका आंकलन दे दें ताकि हम पैसा मुक्त कर सकें। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हल्द्वानी के रहने वाले दिव्यांग कलाकार जीवन जोशी ने विशेष आमंत्रण पर 15 अगस्त को मुलाकात कर प्रदेश वापसी की है। गृह क्षेत्र वापसी पर जीवन जोशी ने इस मुलाकात को लेकर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मुलाकात उनके जीवन की बड़ी उपलब्धि में से है। दरअसल जीवन जोशी दिव्यांग होने के बावजूद चीड़ की छाल से शानदार कलाकृतियां बनाते हैं। उनके इस हुनर और काबिलियत को देखते हुए प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में उनसे संवाद कर उनकी सराहना भी की थी।
राष्ट्रपति महोदया से मिलने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ी अच्छी उनसे मेरी मुलाकात हुई, रूबरू हुए। वहाँ का माहौल और बहुत चीज़ें देख करके बड़ी आनंदित हुआ। मोदी जी से भी मेरी अच्छी मुलाकात हुई वहाँ पर, आदरणीय मोदी जी से। मोदी जी का कहना तो ये था कि आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, आगे बढ़ाइए, अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे हाथ मिला करके बड़ी अच्छी तरह से बात करी। वहीं श्री जोशी के साथ ही प्रदेश के वाइब्रेंट विलेज धारचूला के दुगतू गांव के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जैसे राजमा, आलू व विभिन्न प्रकार की पहाड़ी दाल, जड़ी बूटियों उगाने वाली महिला समूह की 8 महिलाओं को भी राष्ट्रपति की तरफ से 15 अगस्त को दिल्ली आने का आमंत्रण मिला था। वहीं ये सभी महिलाएं दिल्ली से नए जोश के साथ वापस आई हैं। महिला समूह की सदस्य पूर्णिमा और ममता ने बताया, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन सभी का हौसला बढ़ाया है। हम दिल्ली से अभी यहाँ पर पहुँच ही रहे हैं। दिल्ली पहुँच के हमें बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने समूह की महिलाओं को इतनी प्राथमिकता दी है कि जिन वाइब्रेंट विलेज से होते हुए हमें समूह की महिलाओं को बुलाया गया और बार बार वो हमें मौका देते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर हमारे वाइब्रेंट विलेज के लोगों को बुलाया, समूह की महिलाओं को, वहाँ पहुँच के हमें बहुत ही अच्छा लगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज हम इतने बड़े स्वतंत्र दिवस पर जो हर महिला की मतलब जो हमारे गांव की महिलाएं हैं जो वाइब्रेंट विलेज से बिलोंग करती है, उनका शायद सपना भी नहीं होगा कि वो एक मतलब लाइव टेलीविज़न में और एक मतलब अपनी आंखों के सामने से देखें इतना बड़ा स्वतंत्रता दिवस का समारोह। तो मैं सबसे पहले तो हमारे भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमें उस मुकाम पे पहुँचा रखा है और वहाँ पे आने के लिए हमको आमंत्रित किया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज 18 अगस्त से 22 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार इस अवधि में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में भूस्खलन, सड़क बाधित होने और नदियों के जलस्तर बढ़ने का खतरा बना रहेगा। इसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल जिलों में भारी बारिश की संभावना है। राज्य के सभी जिलों में आकाशीय बिजली और तेज बारिश का दौर चल सकता है। 19 अगस्त को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और नैनीताल में भारी बारिश की आशंका है। 20 और 21 अगस्त को देहरादून, बागेश्वर, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चंपावत और नैनीताल जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 22 अगस्त को पर्वतीय जिलों और उधम सिंह नगर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। द्वितीय केदार मदमहेश्वर यात्रा के आधार शिविर गोंडार बनातोली के बीच भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र से प्रशासन ने 154 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर गोंडार पहुंचा दिया है। सभी यात्री वहां से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। तीर्थयात्री दर्शन के लिए यहां पहुंचे थे। इस बीच भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने से रास्ते में फंस गए। लोक निर्माण विभाग ने क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग को दुरुस्त करने का कार्य भी शुरू कर दिया है, लेकिन घाटी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और भूधसाव के चलते कार्य में रुकावट आ रही है। गोंडार और रांसी में करीब कई तीर्थयात्री मार्ग के बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। विभाग का कहना है कि मौसम साफ होने पर लगभग 1 सप्ताह में आवाजाही बहाल हो सकती है। राजधानी देहरादून में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन काफी हद तक प्रभावित हुआ है। वहीं बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। देहरादून के बंजारावाला टी एस्टेट में भारी जलभराव की स्थिति को लेकर स्थानीय लोग इस संबंध में कई बार संबंधित विभागों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनके अनुसार आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वहीं अब लोगों की शिकायत पर क्षेत्रीय पार्षद मौके पर पहुंचे और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उधर जो है इनके सिंचाई विभाग की है इसमें, लेकिन वो कभी जो है इस तरफ जो है ध्यान देते नहीं है और उसी का कारण है कि जो है ये नालियाँ साफ नहीं होने के कारण ये सब जो है खेतों में आ रहा है, घरों में आ रहा है, सड़कों में पानी आ रहा है। तो हमारे मकानों को बहुत ज्यादा खतरा हो गया है और ये जिम्मेदारी नगर निगम की है पूरी। अगर कुछ होता है मकानों का, कुछ भी होता है,
अगले महीने मच्छर, डेंगू, दुनिया भर की मलेरिया की बीमारी, डेंगू की बीमारी फैलने वाली है। वार्ड 84 बंजारावाला का क्षेत्र है और लगभग 2 दिन से आप लोग यहाँ पे कंप्लेन आ रही थी। आज हम मौके पर आए हैं, देख रहे हैं काफ़ी पानी का यहाँ पे जल भराव है। और जहाँ तक आप लोगों से संज्ञान से है तो ये ऊपर जो मध्य बिहार का जो इलाका है वहाँ का पानी इधर छोड़ा गया है बिना निकासी के, जो आपने मुझे बताया है और मैं देख रहा हूँ। तो स्थिति यही उत्पन्न हो रही है कि ऊपर का जो पानी है वो नीचे की साइड छोड़ा गया है और यहाँ पे कोई निकासी का कोई भी यहाँ पे कोई निकासी का तरीका नहीं है। फिलहाल हम तो कोशिश करेंगे, अभी हमारे पास संज्ञान में पहली बार आया है ये, तो हम कोशिश करेंगे इस पानी को निकाले किसी तरीके यहाँ से, मगर जो ऊपर का पानी इस तरीके से यहाँ छोड़ा गया है ये थोड़ा गलत है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।